हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आशीष कुमार और आज हम करेंगे क्लास 9 के चैप्टर नंबर 2 बहुपद का इंट्रोडक्शन पार्ट। ये इंट्रोडक्शन पार्ट और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के बाद आप चैप्टर नंबर 2 के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको बहुत ज़्यादा आसानी से कर सकेंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम वीडियो में। सबसे पहले हमारे को देखना है कि चर क्या होता है। चर होते हैं हमारे जैसे ए, बी, सी, डी, यानी कि जो भी ABCD होती है, ए से लेकर जेड तक जितने भी होते हैं वो हमारे चर कहलाए जाते हैं। अब ये चर क्यों कहते हैं इन्हें? क्योंकि अपना मान बदलते रहते हैं। जैसे कि ए की वैल्यू कहीं पे 1 हो सकती है किसी क्वेश्चन में, तो किसी क्वेश्चन में ए की वैल्यू हो सकता है 6 हो। ठीक है, यहाँ पे देखें ना, कहीं पे ए 6 के बराबर है और कहीं पे ए 1 के बराबर है। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे किसी क्वेश्चन में हमारे को दे रखा है कि एक्स की वैल्यू 5 है, तो हो सकता है किसी क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू घटा 3 भी दे रखी हो। यहाँ पे हमारे को दोबारा क्या देखने को मिलता है कि कभी एक्स 5 हो जाता है तो कभी एक्स घटा 3 भी हो सकता है। इसीलिए हमारे चर कहलाए जाते हैं, क्योंकि अपने मान को बदल सकते हैं। इसके बाद देखना है हमारे को कि अचर क्या होता है। अचर होती है हमारी संख्याएं, जैसे कि 1, 2, 3, 4। घटा वाली संख्या भी हो सकती है इसमें, जैसे 8 घटा में, घटा 7, घटा 6। ऐसे जितनी भी संख्या होती है वो हमारे अचर कहलाए जाते हैं। अब इनको हम अचर क्यों कहते हैं? क्योंकि एक हमेशा एक ही रहता है, दो हमेशा दो मिलेगा हमारे को, तीन हमेशा तीन रहेगा, चार चार रहेगा। यानी कि दो की जो वैल्यू रहेगी वो हमेशा दो ही होगी। इसी तरह से तीन की जो वैल्यू होगी वो हमेशा तीन ही होगी, वो कोई बदल नहीं सकता है। इसीलिए ये अचर कहलाए जाते हैं। इसके बाद हमें देखना है कि पद क्या होते हैं। पद होता है हमारा अचर गुणा में चर, यानी कि जब संख्या को हम चर से गुणा करते हैं तो हमारे को पद मिल जाता है वहां पे। जैसे कि 5x 2y घटा 3 है। यहाँ पर देख रहे हैं ना, आपकी एक संख्या है और एक चर है, ये दोनों गुणा में हो रहे हैं आपस में, क्योंकि साइन नहीं है दोनों के बीच में कोई। इसी तरह से 2y, ये दोनों भी आपस में गुणा हो रहे हैं क्योंकि साइन नहीं है बीच में। इसी तरह से घटा 3a। तो ये हमारे पद के एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, इसके बाद हमें देखना है कि बहुपद क्या होता है। बहुपद होता है पदों की श्रृंखला, जिसके अंदर एक या एक से जब ज्यादा पद आ जाते हैं उसको हम बोलते हैं बहुपद। एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। जैसे 2x² प्लस 3x जमा 3। यहाँ पे कितने पद है हमारे पास? 1, 2, 3। तो ये हमारा एक बहुपद कहलाया जाएगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। 5y² -3। इसमें भी देखो हमारे दो पद है, ठीक है ना, और इनके बीच में जमा या घटा का साइन दे रखा होता है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। x² प्लस 3b। यहाँ पे भी देखो दो पद है, ये हमारा क्या कहलाया जाएगा? बहुपद कहलाया जाएगा। अच्छा, अगर हमारे पास सिर्फ एक पद भी है तो वो भी हमारा बहुपद की कैटेगरी में आता है। जैसे कि 2x हो गया, ये भी एक बहुपद होगा। -7x हो गया, ये भी हमारा एक बहुपद होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि बहुपदों को उनकी संख्या के आधार पर कैसे बांटा गया है। संख्या पे के आधार पर इसको तीन कैटेगरी में बांटा गया है। एक एक पदी होता है, एक द्विपदी और एक त्रिपदी। एक पद ही वो होता है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक पद दे रखा होता है। जैसे कि 3x 2y। यहाँ पे देखो एक पद है ना, तो ये भी एक पदी में आएगा। ये 2y है तो ये भी हमारा एक पदी में आएगा। इसके बाद द्विपदी के एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे y² -2। यहाँ पे देखो हमारे पास दो पद है, y² और 2, और बीच में घटा का साइन दे रखा है, इसलिए यहाँ पे दो पद एक साथ आ रखे हैं। एक और एग्जाम्पल देखेंगे। 5x³ जमा 2x। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्योंकि हमारे दो पद है तो द्विपदी का एग्जाम्पल है। इसके बाद देखते हैं त्रिपदी के कुछ एग्जांपल्स। जैसे कि 3x² जमा 2x माइनस में 2। इसमें कितने पद हैं? 1, 2, 3। ठीक है, तो ये त्रिपदी कहलाया जाएगा हमारा। एक और एग्जांपल 5y³ प्लस y माइनस में 3। यहाँ पर भी हमारे पास तीन पद दे रखे हैं, तो ये भी हमारा एक त्रिपदी कहलाया जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे कि बहुपद की घात क्या होता है। बहुपद की घात होता है चर की जो सबसे बड़ी घात होगी उसी को हम बहुपद की घात कहेंगे। सुनने में थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन अब इसको जब हम एग्जाम्पल से देखेंगे तो और अच्छे से समझ आ जाएगा। पहला एग्जाम्पल देखते हैं। 4y² प्लस 3y -2। अब यहाँ पर हमारे को देखना है कि जो चर है हमारे पास उनकी घात क्या है। एक ये चर है और एक ये रहा चर। इस चर की घात 2 है और इस चर की घात 1 है, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं तो एक मान लेंगे हम। ठीक है, तो दोनों में से सबसे बड़ी घात कौन सी है? 2। तो इस बहुपद की घात हो जाएगी 2। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। 5y4 प्लस 3y3 प्लस 2y2। अब फिर से देखो, एक चर की पावर 4 है, एक चर की पावर 3 है और एक चर की पावर 2 है। इन तीनों में से सबसे बड़ी घात कौन सी है? 4 है। तो इस बहुपद की घात हमारे को 4 मिलती है। फिर हम देखते हैं कि घात के आधार पर बहुपद को कैसे बांटा गया है। घात के आधार पर बहुपद को तीन हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहले आता है रैखिक बहुपद,
उसके बाद देखते हैं द्विघात बहुपद, इसके बाद आता है त्रिघात बहुपद। एक एक करके तीनों को देखते हैं। रैखिक बहुपद होता है जिसकी सबसे बड़ी घात एक होती है, जैसे कि 5x+2। यहाँ पे देखो चर कहाँ है, ये रहा, इसकी घात कुछ नहीं तो एक होगी, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी घात इसकी एक है, तो इसके रैखिक बहुपद कहलाया जाता है। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे 3y-2, इसमें चर की सबसे बड़ी घात एक है, तो इसलिए ये रैखिक बहुपद होता है। फिर हम देखते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद होता है जिसकी सबसे बड़ी घात दो होती है, जैसे कि 4x² प्लस 5x। अब यहाँ पर इसकी पावर दो है और इसकी पावर एक है, दोनों में सबसे बड़ी पावर दो है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, द्विघात बहुपद। फिर एक और एग्जांपल, 5y² - 2। यहाँ पर देखो चर की सबसे बड़ी घात दो है, इसलिए ये द्विघात बहुपद कहलाया जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे कि त्रिघात बहुपद क्या होता है। त्रिघात बहुपद होता है जिसकी सबसे बड़ी घात तीन होती है। इसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे 2x³ प्लस 5x² प्लस 2x+1। यहाँ पर देखो इस चर की घात तीन है, यहाँ पे इस चर की घात दो है, यहाँ पे इस चर की घात एक है, तो तीनों में से सबसे बड़ी घात क्या होती है, तीन है, तो इसलिए ये त्रिघात बहुपद का एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 5y³ जमा 5y² जमा y। यहाँ पे देखो इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है। पावर मतलब घात, तो सबसे बड़ी घात इसमें क्या, तीन है, तो इसलिए ये त्रिघात बहुपद होगा। यानी कि जिसकी सबसे बड़ी घात एक हो तो वो रैखिक बहुपद होगा, जिसकी सबसे बड़ी घात दो हो तो वो द्विघात बहुपद होता है, और जिसकी सबसे बड़ी घात तीन होती है तो वो त्रिघात बहुपद कहलाया जाता है। इसके बाद हमें देखना है कि बहुपद के शून्य क्या होते हैं। बहुपद के शून्य होते हैं कि चर का हम कोई ऐसा मान ले जो उस बहुपद को सॉल्व करने पे पूरा 0 के बराबर रख दे, तो वो हमारा बहुपद के शून्य कहलाए जाते हैं। एग्जाम्पल से देखेंगे तो हमारे को और अच्छे से समझ आएगा। सबसे पहले हमें देखना है कि रैखिक बहुपद के शून्य कैसे निकाले जाते हैं। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, 3x+1। अब मेरे को क्या करना है कि यहाँ पर x की जगह कोई ऐसी वैल्यू रखनी है कि सॉल्व करने पर ये इस पूरे को 0 के बराबर कर दे। इसके स्टेप्स देखना, 3x+1 इसको हम 0 के बराबर रखेंगे सबसे पहले, और एक एक करके सारे नंबर्स को इधर लेके जाएंगे। तो 3x यहीं रहेगा और प्लस का 1 इधर जाके माइनस का 1 हो जाएगा। तो 3x और 0 में से जब हम एक को घटाएंगे तो यहाँ पे घटा एक मिलता है हमारे को। इसके बाद हमें क्या करना है, तीन को भी इधर लेकर जाना है। अब क्योंकि तीन यहाँ पे गुणा में है, क्योंकि यहाँ पे दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, तो ये तीन यहाँ पे जो गुणा में है इधर आके भाग में हो जाएगा। तो x बराबर में घटा 1/3। इसका मतलब यहाँ पे ये निकलता है कि मेरे को x की वैल्यू यहाँ पे घटा 1/3 रखनी है, जिसकी वजह से पूरे बहुपद का मान 0 हो जाएगा। अब हमें इसकी जांच करनी है कि x की वैल्यू -1/3 इस बहुपद में रखने पे इसको 0 कैसे करता है। सबसे पहले हमें ये बहुपद लिखना होगा 3x+1। अब जहाँ पर x है वहाँ पे हमें -1/3 लिखना है। तो 3 ब्रैकेट में -1/3 प्लस 1। अब क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई में है, क्योंकि यहाँ साइन नहीं तो मल्टीप्लाई में हो रहा है ना ये, तो 3 से 3 को हम काट सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास बचता है -1 और यहाँ पे +1। माइनस प्लस माइनस, यानी कि एक में से एक जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने देखा कि x की वैल्यू -1/3 रखने पे इस बहुपद को 0 कर देता है। इसके बाद हम देखेंगे कि द्विघात बहुपद के शून्य कैसे निकाले जाते हैं। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, 3x² प्लस 11x प्लस 6, और इसको हम 0 के बराबर लिख लेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर एक रफ लाइन ड्रॉ करनी है, और पहले पद और आखिरी वाले पद को यहाँ पे हम गुणा करके लिख लेंगे। 3x² गुणा में 6, 6 को जब 3 से गुणा करेंगे तो 18 मिलेगा, और ये x²। फिर हम क्या करेंगे कि जो बीच वाला पद है उसको भी लिख लेंगे यहाँ पे 11x। अब मुझे दो ऐसी संख्या लेनी है जिनको मैं गुणा करूं तो 18x² आ जाए, और उन्हीं दोनों संख्याओं को जब मैं जमा करूं या घटा करूं तो मेरे को 11x आ जाए, ठीक है। तो वो दो संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, गुणा करके जो संख्या आई है 18, उसके आप भाज्य गुणनखंड कर लेंगे। अब 18 के भाज्य गुणनखंड करने के लिए हम इसको किससे भाग कर सकते हैं, 2 से। 18 को 2 से भाग करेंगे तो 9 आएगा, 9 को फिर 3 से भाग करेंगे तो 3 आएगा, 3 को 3 से भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब मुझे इन तीन संख्याओं का इस्तेमाल करके ऐसी दो संख्या बनानी है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 3 × 3, ठीक है ना। अब इन तीनों में से मेरे को ऐसे कोई दो नंबर बनाने पड़ेंगे। मैं क्या करूँगा, इन दोनों को एक साथ ले लूँगा और इसको भी ले लूँगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2x और यहाँ पर 9x, यानी कि मैंने ऐसी दो संख्या बनाई है जिनको गुणा करूँगा, यानी कि 9x और 2x को गुणा करूँगा तो 18x² आ जाएगा, और इन दोनों को मैं जमा करूँगा तो 11x भी आ जाएगा। इसके बाद क्या करना है हमारे को कि पहली संख्या हमारे को एज इट इज लिख लेनी है, और आखिरी संख्या भी लिख लेनी है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जमा का साइन है,
यहाँ पे जो साइन होगा बड़े नंबर के साथ हम हमेशा वही साइन रखते हैं। तो यहाँ पे 9x लिया। अब 11 लाने के लिए मेरे को 9 9 के अंदर 2 को जमा करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 2x लिख लेंगे जमा करके। इसके बाद क्या करते हैं, हम दोनों में से उभयनिष्ठ निकालते हैं। उभयनिष्ठ होता है कॉमन, यानी कि इन दोनों में जो एक जैसा है और इन दोनों में जो एक जैसा है। इन दोनों में एक जैसा क्या है, देखो यहाँ पर x है और यहाँ पर भी x है, इधर 3 है और इधर भी 3 है। इधर 3 कैसे है, क्योंकि इसको 3 गुणा 3 लिख सकते हैं ना हम। तो इसमें से भी 3x ले लेंगे और इसमें से भी हम 3x बाहर ले लेंगे। तो 3x जब हम बाहर लेंगे तो इधर क्या बचेगा, 2x में से हमने एक x ले लिया और 3 भी ले लिया, तो यहाँ पे सिर्फ x बचेगा, जमा का साइन। यहाँ पे 3 गुणा 3 था, तो उसमें से एक 3 बाहर लिया तो 3 बचेगा, और x को जब बाहर ले लिया तो x तो यहाँ पे रहेगा नहीं। इसके बाद अब इन दोनों में से देखना क्या उभयनिष्ठ है। x तो नहीं है दोनों में, लेकिन 2 इसमें और इसमें भी 2 है, क्योंकि इसको हम 2 गुणा 3 लिख सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 2 को बाहर ले लूंगा। जब इसमें से हमने 2 को बाहर लिया तो सिर्फ x बचेगा, जमा का साइन। इधर 2 गुणा 3 था, उसमें से जब 2 लिया बाहर तो यहाँ पे सिर्फ 3 बचेगा। ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि ब्रैकेट में हमारे सेम नंबर आ रहे हैं। अगर ब्रैकेट के अंदर हमारे सेम नंबर आ रहे हैं तो इसका मतलब ये निकलता है कि हमने अभी तक का क्वेश्चन एकदम ठीक करा है। और अगर ये संख्या सेम नहीं है तो मतलब कि आपने कहीं ना कहीं गलती करी है ऊपर, और उसको कहीं ना कहीं जाके हमारे को ठीक करना पड़ेगा। फिर क्या करना है, हमारे को ये जो ब्रैकेट के बाद जो नंबर है इन दोनों को हम एक साथ ले लेंगे एक ही ब्रैकेट में, और जो दोनों ब्रैकेट में जो सेम वैल्यू है उसको हम एक बार लिख लेते हैं। अब क्योंकि दोनों ही ये 0 के बराबर है, तो हम दोनों को एक एक करके 0 के बराबर ले लेंगे। यहाँ पे 3x जमा 2 बराबर 0 और x जमा 3 बराबर में 0। इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 3x जब 2 को उधर लेकर जाएंगे तो क्या होगा, जमा का तो इधर आके घटा में 2 हो जाएगा, और 3x ये जमा घटा घटा, तो यहाँ पर हमारे को क्या मिलेगा, घटा 2। घटा का साइन क्यों लगा है, क्योंकि बड़े के साथ घटा का साइन। अब 3 को हम इधर लेकर आएंगे तो भाग में हो जाएगा, तो x बराबर में घटा 2 बटे 3, यानी कि एक शून्य का हमारे को मिलता है x बराबर में घटा 2 बटे 3। अब दूसरा शून्य कैसे निकालेंगे, x बराबर में 0 जमा का 3 इधर लेके जाएंगे तो घटा में 3 हो जाएगा, तो x बराबर में इसको सॉल्व करेंगे तो घटा 3 मिलेगा हमारे को, यानी कि x की एक वैल्यू मिलती है हमारे को घटा 3। द्विघात बहुपद में हमारे को 2 शून्य मिलते हैं। ठीक है, यानी कि इन दोनों को जब हम एक एक करके इसमें रखते हैं तो हमारे को ये पूरी वैल्यू को 0 करके दे देता है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ आया होगा, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।